Hello everyone, my name is Pooja Meena. Today our topic is osmotic fragility test. ये हेमाटोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसिडर करा जाता है। ठीक है, देखो ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी टेस्ट को बेसिकली अपन OFT के नाम से भी जानते हैं। OFT के नाम से भी इसको जाना जाता है। OFT को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि वो टर्म्स क्या होती है और उन टर्म्स की यहाँ पे ज़रूरत क्या है ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी को समझने के लिए। तो फर्स्ट टर्म अपने पास में आता है सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन दो टर्म से मिलके बनता है। फर्स्ट अपने पास में होता है सॉल्वेंट एंड सेकंड होता है अपने पास में सॉल्यूट होता है फर्स्ट एंड सेकंड होता है अपने पास में सॉल्वेंट। इन दोनों टर्म से मिलके बेसिकली क्या होता है सॉल्यूशन बनता है। जैसे आपको यहाँ पे ग्रीन कलर जो नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर के डॉट्स वो बेसिकली सॉल्वेंट के हैं एंड जो पिंक कलर के डॉट्स है वो बेसिकली सॉल्यूट्स के। तो इन दोनों से मिलके जो चीज़ बनती है, ठीक है, उसको अपन बेसिकली सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टर्म अपने पास में ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस का मतलब आपको वैसे तो पता होगा क्या होता है, तो समझते इसको एक बार बेसिकली। वैसे देखो ऑस्मोसिस में क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट है इस सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, यानी इसलिए मैंने आपको पहले सॉल्यूशन बताया कि सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट्स होते हैं। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो सॉल्वेंट होता है इस सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। देखो कैसे होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल ऑफ द solvent tend to pass through the semi-permeable membrane from less concentration to the more concentration। यानी ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कंसिडर कर लीजिए, उस मेम्ब्रेन के थ्रू इन मॉलिक्यूल्स का क्या होता है मूवमेंट्स होता है। मूवमेंट्स कहाँ से होता है, लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ इनका मूवमेंट होता है। ठीक है, उस प्रोसेस को बेसिकली अपन ऑस्मोसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है, उस डायग्राम को आप समझिए क्या होता है। इस डायग्राम में क्या है, ये कंटेनर है। ठीक है, उस कंटेनर में एक बीच में मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को रख रखा है। ठीक है, इस तरफ वाटर है एंड इस तरफ अपने सॉल्ट मॉलिक्यूल है जो बेसिकली NaCl है। अब यहाँ पे जो NaCl है उनके अंदर जो सॉल्वेंट है, ठीक है, उनकी कंसनट्रेशन लो है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो NaCl की कंसनट्रेशन लो है। जब NaCl की कंसनट्रेशन लो है तो उसको मेंटेन करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ मूव करेंगे। नहीं क्यों करेंगे, देखो जो NaCl होता है वो तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को मूव करके इस तरफ नहीं जा सकता। ठीक है, वो सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन होती है वो NaCl को मूवमेंट करने की इधर इजाज़त नहीं देती, नहीं इस तरफ वो मूव नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल या इस वाली साइड में प्रेजेंट है वो वाटर मॉलिक्यूल से क्या करेंगे इस तरफ मूव करेंगे। ये जो डायग्राम है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा अब क्या हो चुका है, यानी वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ मूव कर चुके हैं और यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई हो चुकी है। देखो अपने ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे जो RBCs होती है उनके अंदर हाइपोटोनिक, वो RBCs के श्रिंकेज क्यों नहीं होता है, स्वेलिंग क्यों नहीं होता, उसका पीछे रीजन होता है। जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे RBCs क्या करती है मूव करती है। जैसे मैंने यहाँ पे RBCs बना रखी है, कुछ RBC मूव करिए। अब जो RBC है उसके इनसाइड, इस RBC के इनसाइड में जो भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, ठीक है, यानी NaCl की जो कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन यानी बाहर ब्लड वेसल्स के अंदर उतनी ही NaCl की कंसंट्रेशन होती है। यानी जितनी कंसंट्रेशन इनसाइड है उतनी कंसंट्रेशन क्या होगी आउटसाइड होगी। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक यहाँ पे जो बात हो रही है वो नॉर्मल RBC की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन नॉर्मल यानी बाइकॉन्केव RBC की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि जितनी कंसंट्रेशन इनसाइड है उतनी कंसंट्रेशन बाहर है, तो जितनी कंसंट्रेशन इनसाइड है उतनी बाहर है। इसीलिए नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल RBC होती है बाइकॉन्केव उसके अंदर कोई भी स्वेलिंग नहीं होती है, कोई भी श्रिंकेज नहीं होता है एक नॉर्मल कंसंट्रेशन के अंदर, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। अब कब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, नहीं RBCs की स्वेलिंग कब होती है, RBCs की स्वेलिंग कब कम हो जाती है, उस चीज़ को अपन यहाँ पे बेसिकली समझते हैं। ये जो केस है मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है। एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर डिस्टिल्ड वाटर है एंड अपना जो RBC है उसको मैंने यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर के अंदर बेसिकली अपने सोडियम को ऐड करा हुआ है 0.9 ग्राम एंड यहाँ पे एक RBC प्लेस है। अभी मैंने आपको बताया था कि RBC के इनसाइड जितनी सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी उतनी बाहर होनी चाहिए, तब जाके उसमें कोई स्वेलिंग नहीं होती नॉर्मल RBC में। सेम सिचुएशन यहाँ पे जो आपको 4 ब्लैक डॉट नजर आ रहे होंगे उसको आप NaCl समझ सकते हो, उतने ही 4 डॉट ब्लैक NaCl के बाहर प्रेजेंट है। इसलिए इस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। इस वाले सॉल्यूशन में जो RBC है वो बाइकॉन्केव शेप की रहेगी। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई भी स्वेलिंग नहीं होगी, ठीक है, ना ही कोई श्रिंकेज होगा, क्योंकि जितना कॉन्सेंट्रेशन बाहर है उतनी कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है मोर और टोनिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन की, कितनी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने वाली है। अब आपको यहाँ पे एक आरबीसी मैंने बना रखी है। ठीक है, इसकी साइज़ अगर आप इससे देखोगे तो कंपेयरली मैंने स्मॉल साइज़ बना रखी है। बिकॉज ऐसा क्यों? यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे जो अपन ने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है अपने पास हाइपर मतलब मोर और टॉनिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। इस केस में क्या होगा, यानी जो बीकर है यानी बाहर की तरफ तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और जो आरबीसी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। इस केस में क्या होगा, यानी बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब अगर बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और इनसाइड में कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो तो इनसाइड जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं आपको भी बताया था NaCl जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकता। इसीलिए इस हाई कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है, इस हाई कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो उसको डाइल्यूट करने के लिए क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। डाइल्यूशन से होगा कि जो जैसे बाहर आएगा तो मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे और कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। इसीलिए जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर आते हैं तो ये जो आरबीसी है इसमें क्या हो जाता है, श्रिंकेज। ठीक है, यानी अगर बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको डाइल्यूट करना होगा और डाइल्यूट करने के लिए जो आरबीसी है उसका वाटर बाहर की तरफ आ जाता है। वाटर जैसे बाहर की तरफ आएगा तो वहाँ पे श्रिंकेज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले केस में ये तो था हाइपरटोनिक की बात। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर की तरफ कम है और इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अब इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो सेम प्रोसेस हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे बट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इनसाइड, यानी ये बात हो रही इनसाइड की, इनसाइड में हाई कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा किस तरफ से, बाहर की तरफ से। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, डिफरेंस है कि इस तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको डाइल्यूट करने के लिए आरबीसी से वाटर बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, इस वाले केस में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड ज़्यादा है तो उसके लिए क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूव करेगा। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ निकलता है तो इसमें श्रिंकेज होगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को अपन किसी चीज़ के अंदर और इंट्रोड्यूस करते जाएंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, उसके वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी तो ये जो आरबीसी है इसका क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा। हीमोलाइसिस का मतलब है ये ब्लास्ट हो जाएगी। सिंपली समझिए ये एक आरबीसी मॉलिक्यूल अपने पास में, ठीक है, ये एक आरबीसी मॉलिक्यूल है। इस आरबीसी मॉलिक्यूल की जो कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ और इनसाइड इक्वल है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यानी नॉर्मल है। बट अगर यहाँ पे जो आरबीसी रखी हुई है और ये जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा हाइपरटोनिक हो गया तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर यहाँ से इस तरफ बाहर की तरफ आ जाएगा और इसका श्रिंकेज जो है सिकुड़ जाएगी। उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले केस में हाइपोटोनिक में ये फूलती जाएगी, लास्ट में ब्लास्ट हो जाएगी। इस मैकेनिज्म को समझने का सब एक ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब अपन ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो आरबीसी होती है उसके अंदर एंटर करता है और एंटर करने के बाद एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आरबीसी ब्लास्ट हो जाती है। इसलिए इस मैकेनिज्म को समझना इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी टेस्ट की। देखो ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर बेसिकली क्या चेक किया जाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी चेक की जाती है, किसकी, आरबीसी की, या फिर उसकी कैपेसिटी को चेक किया जाता है कि वो कितने वाटर को, यानी कितने वाटर को अपने साइड मतलब अपने अंदर क्या कर सकती है, वो स्टोर करके रख सकती है। ठीक है, यानी अपने अंदर कितने वाटर को वो गेन कर सकती है। एक आरबीसी नॉर्मली इतनी थी, इतनी आरबीसी, उसके अंदर अपने वाटर ऐड करते गए तो ये आरबीसी फूलती गई। तो इस आरबीसी की कितनी फ्लैक्सिबिलिटी है, इसकी मेम्ब्रेन की कितनी फ्लैक्सिबिलिटी है कि कितने वाटर को होल्ड कर सकती है। तो बेसिकली ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी टेस्ट में यही होता है कि अपन चेक करते हैं कि एक आरबीसी की कितनी फ्लैक्सिबिलिटी है, कितनी कैपेबिलिटी होती है कि वाटर को वो कितना होल्ड कर सके और कौन सी कंसंट्रेशन में, डिक्रीजिंग कॉन्सनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, डिक्रीजिंग कॉन्सनट्रेशन में उसको चेक किया जाता है। अब देखो जनरली क्या होता है कि जो एक हेल्दी आरबीसी होती है वो बाइकॉन्केव शेप की होती है एंड एक डिजीज
कि जो आरबीसीज होती है वो बेसिकली स्पेरिकल शेप की होती है। जैसे यहाँ पे मैंने बता रखा है ये कैसी है, बाइकॉन्केव शेप की और ये स्पेरिकल शेप की है। इन दोनों के डिफरेंस का रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा जानने की नीड क्या थी। अब क्या होगा कि कोई शेप ऑलरेडी कैसी बाइकॉन्केव शेप की है, तो उस आरबीसी में क्या होगा, यानी नॉर्मल आरबीसी जिसमें क्या बाइकॉन्केव शेप है, उसके अंदर क्या होगा, कुछ चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस बेसिकली स्पेरिकल होने तक आएंगे। जनरल सी बात है, अगर ये बाइकॉन्केव शेप की आपकी नज़र आ रही है तो ये कैसी बनने लग जाएगी, धीरे धीरे स्पेरिकल बनने लगेगी। यानी पहले ये ऐसे बाइकॉन्केव शेप की थी, इसमें थोड़ा वाटर एंटर हुआ तो थोड़ी थोड़ी फूलने लगी, यानी थोड़ा इसने वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी हो गई इसकी। बट जो डिजीज़ आरबीसीज होती है ना, डिजीज़ का मतलब जो स्पेरिकल आरबीसीज होती है, यहाँ पे डिजीज़ कौन सी होने वाली, हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस होगी, जिसके अंदर क्या होती है, आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है और वो कैसे होती है, स्पेरिकल शेप होती है, जिसमें क्या होता है स्पेरिकल आरबीसीज होती है। इसमें क्या होगा, ये इसकी साइज ऑलरेडी इतनी है क्योंकि स्पेरिकल साइज की, अगर इसमें वाटर को अपन और एंटर करते जाएंगे, वाटर जितना ज़्यादा एंटर होता जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। ठीक है, कि इसकी इतनी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी कि वाटर को बहुत ज़्यादा अपने अंदर एंटर कर सके। अब जबकि इसके अंदर क्या होगा, बाइकॉन्केव शेप है, तो ये अपने आप को पहले तो स्पेरिकल शेप में लेके आएगी, फिर उसके बाद में इसमें ब्लास्ट होगा। बट ये ऑलरेडी स्पेरिकल शेप में होती है तो ये ज़्यादा वाटर को अपने अंदर इनसाइड स्टोर नहीं कर सकती, इसलिए इसमें जनरली ब्लास्ट हो जाते हैं, नहीं सेल्स क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, इसकी जो शेप है वो रप्चर हो जाती है। वैसे आपको दिख रहा होगा ये क्या करेगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल को स्टोर कर पाएगी बाइकॉन्केव शेप, और इसमें कम मॉलिक्यूल स्टोर होंगे। अब मैं प्रिंसिपल की बात करूँ कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी का प्रिंसिपल क्या होता है। देखो, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी का जो प्रिंसिपल होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो आरबीसी सेल्स होती है, उन आरबीसी सेल्स को डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, यानी किसकी डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, सोडियम क्लोराइड की डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन के अंदर इन आरबीसीज को रखा जाता है। ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसकी जो डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन चलती रहेगी, जो अपन 12 टेस्ट ट्यूब लेंगे उस प्रोसीजर में अपन उसको देखेंगे कि 12 टेस्ट ट्यूब की कॉन्सेंट्रेशन अपन ने कैसे बनाए। तो इस डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन के अंदर उन आरबीसीज को प्लेस किया जाता है और प्लेस करने के बाद में उनकी जो हीमोलाइसिस, जस्ट मैंने आपको बताया था, जो ब्लास्ट होने की जो लास्ट कैपेसिटी होती है उसको चेक किया जाता है किसके अंदर, फोटोमीटर के अंदर। ये इसका बेसिकली प्रिंसिपल होता है कि वो कितनी कैपेसिटी होती है एक आरबीसी की एक वाटर को होल्ड करने की। इसके लिए बेसिकली जो सैंपल लिया जाता है वो हेपेराइज सैंपल का यूज़ किया जाता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को अपन बाद में देखेंगे, जब उससे पहले अपन इसका प्रोसीजर समझेंगे। देखो, सबसे पहले मुझे 12 टेस्ट ट्यूब्स लेनी होगी। उन 12 टेस्ट ट्यूब्स के लिए मुझे 12 अलग अलग कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाना होगा। तो देखो, मैं आपको एक समझा देती हूँ, बाकी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये तो सीरियल वाइज नंबर में डाल रखे कौन सी टेस्ट ट्यूब्स हैं कि 1 2 3 4। फर्स्ट अपन क्या करेंगे कि 1 ग्राम पर डेसीलीटर का बफर सलाइन लेंगे जो कि 0.9 ग्राम होना चाहिए, एंड डिस्टिल वाटर लेंगे अपन 8.1 ml। इन दोनों को मिक्स करेंगे, यानी 0.9 को और 8.1 को मिक्स करके जो सोल्यूशन अपने पास में आएगा वो अपना 10% सोल्यूशन बनेगा। वैसे 20 बनेगा, 30, 35, 40, इस तरीके से अपन क्या करेंगे, कॉन्सनट्रेशन सोल्यूशन बना लेंगे 12 टेस्ट ट्यूब्स का। इसी को अपन 12 टेस्ट ट्यूब को अपन अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 करके अरेंज करा जाएगा। वहीं पे अपन क्या करेंगे, जो अपना जो आरबीसी सॉल्यूशन है या फिर आप आरबीसी को अपन वहाँ पे ऐड करेंगे, तो इस कॉन्सेंट्रेशन पे आरबीसी को ऐड करना होगा और चेक करेंगे कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन पे आरबीसी ब्लास्ट होती है, ठीक है, और कितनी कॉन्सेंट्रेशन में आरबीसी इसके अंदर हीमोलाइसिस हो रहा है। देखो, प्रोसीजर की मैं बात करूँ तो जो सोल्यूशन अभी आपने एक चार्ट फॉर्म में देखा था, उस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन का 2 ml, यानी 2 ml अपन एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, उसके अंदर 2 ml उस कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन 10% का जो मैंने बनाया उसका 2 ml इस टेस्ट ट्यूब में मैं ऐड करूँगी। यानी एज पर चार्ट के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन अपन ने बनाई उसका सोल्यूशन अपन ऐड करते जाएंगे, जो बफर सोल्यूशन बनाएंगे। यानी मेक द डाइल्यूशन ऑफ बफर सलाइन एंड ऐड 2 ml ऑफ द डिफरेंट डाइल्यूशन ऑफ द सलाइन इन द 12 टेस्ट ट्यूब एज पर चार्ट के अकॉर्डिंग अपन ऐड कर देंगे। देन उसके अंदर 20 माइक्रोलीटर ऑफ हेपेराइज ब्लड को अपन ऐड करेंगे। ये जो टेस्ट ट्यूब बनाइए, पहले तो 2 ml सॉल्यूशन लीजिए, उसके अंदर 20 माइक्रोलीटर का जो अपना ब्लड सैंपल है उसको ऐड कर दिया हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब ये जो रेशियो रखा जाता है किसका, डाइल्यूशन का और ब्लड का, वो 1:2000 रखा जाता है, ठीक है। जनरली मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद में उसको अपन 30 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। 30 मिनट्स के बाद में यहाँ पे अगर आपको हीमोलाइसिस ऑब्जर्व हो जाता है तो ठीक है, अगर हीमोलाइसिस डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो पाता पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में, देन उसको अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे 3000 RPM में 10 मिनट्स के लिए। देन उसके बाद में वहाँ से सुपरनेटर लेंगे, ठीक है, सुपरनेटर अपन कलेक्ट करेंगे और उसको अपन बेसिकली फोटोमीटर में 540 नैनोमीटर पर उसकी रीडिंग लेंगे। ये बेसिक इसका प्रिंसिपल इसका प्रोसीजर है।
अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें कि आपको पता कैसे चला कि कहाँ पे किसका हीमोलाइसिस हो रहा है। देखो क्या होता है, जो कोजेनिटल अपना स्पिरोसाइटोसिस होती है, इस डिजीज़ की जो इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, आरबीसी की शेप अभी जस्ट मैंने आपको बताया स्पेरिकल शेप हो जाती है। तो ये जो स्पेरिकल शेप की आरबीसीज होती है उनका हीमोलाइसिस 0.55% के अंदर हीमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है। इतनी कॉन्सेंट्रेशन जब पहुंचता है सेल की में हो तो इनका हीमोलाइसिस होने लगे, टूटने लग जाएगी यहाँ पे आरबीसीज। जो कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है यानी 55%, यानी कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है वो, ट्यूब नंबर 8 वाली, इस वाली कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, यानी आपको पता लग जाए अगर इस कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जाके आरबीसी का ब्रेक डाउन होगा तो आप वहाँ से डिटेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे जो आरबीसी प्रेजेंट है वो कौन सी हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस वाली आरबीसी है। नेक्स्ट, अगर नॉर्मल आरबीसी का ब्रेक डाउन स्टार्ट होगा तो वो 0.45% की कॉन्सेंट्रेशन पे स्टार्ट हो जाता है अगर नॉर्मल आरबीसी है, यानी यहाँ पे, यानी ट्यूब नंबर 6 के अंदर क्या हो जाएगा, नॉर्मल आरबीसीज का हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा, वो टूटने लग जाएगी नॉर्मल आरबीसीज। वैसे कि थैलेसीमिक आरबीसी ने जिसके अंदर थैलेसीमिया हो गया, फिर सिकल सेल डिजीज होगी जिन पेशेंट के अंदर, उनके अंदर हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है 0.3% के अंदर, यानी 0.30% के अंदर वहाँ पे हीमोलाइसिस स्टार्ट होने लग जाएगा, यानी ट्यूब नंबर 3। तो यहाँ से इस टेस्ट ट्यूब रेशियो से आप पता कर सकते हो कि पेशेंट के अंदर कौन सी डिजीज़ है। अगर 55 के अंदर उस वहाँ पे हीमोलाइसिस होता है दैट मीन उस पेशेंट में क्या हेरिडेटरी स्पिरोसाइटोसिस है। अगर 45% के अंदर वो जाके टूटती है दैट मीन पर्सन का जो आरबीसी वो नॉर्मल है, ठीक है। एंड अगर 30% में जाके उनका ब्रेक डाउन होता है दैट मीन उस पेशेंट के अंदर क्या है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, या फिर सिकल सेल एनीमिया की कंसंट्रेशन, या फिर थैलेसीमिया हो सकता है। तो उस वाले केस में यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। तो इन केसेस के थ्रू अपन बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी के अंदर कि मेम्ब्रेन कितनी होल्ड कर सकती है वाटर को, ठीक है, कि वाटर को होल्ड करने के लिए आरबीसी की मेम्ब्रेन कितनी कैपेबल है। तो उससे पता चल जाता है कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन पे किसका ब्रेक डाउन होने वाला है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।